सबका आज ये मेरी एज ए प्रेसिडेंट पहली ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मेरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। जनरल सेक्रेटरी अरसलान ताज है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सईद आफरीदी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ़हीम खान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट शाह इमाम, अल्लामा जमील राठौर साहब हमारी मूवमेंट की इंचार्ज और पूरी टीम यहाँ पे है। और आज मैं आपके तवज्जुह से कराची के हवाले से ख़ास तौर से बात करना चाहता हूँ। और इसमें सबसे पहला महंगाई को अगर हम देखें तो महंगाई आसमान से को छू रही है, और जिस तरह कल डॉलर ने परवास की और फैसिलिटी रेट जो है 17 से 20% हो गया, उसके बाद मैं समझता हूँ कि अब इस मुल्क में सर्वाइवल एक आम आदमी का बहुत मुश्किल हो गया है। आम आदमी तो क्या वजह कि जो वेल ऑफ लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, और इससे पहले यहाँ से डॉलर की सूरत में भी यहाँ से काफ़ी बाहर गए पैसे। तो महंगाई को इन्होंने उस जगह ले गए हैं जहाँ एक गरीब आदमी सरवाइव नहीं कर सकता। और कल जो ये बॉम्ब ब्लास्ट किया इन्होंने दिन की उजाले में, हमें तो कहते थे रात की तारीखी में 5 रुपये आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, और इन्होंने तो दिन के उजाले में सब कुछ कर दिया। इनको शर्म नहीं आती। और इसका मकसद जो हमारी समझ में आता है वो ये कि इकनॉमिक एमरजेंसी लगाना, और जब इकनॉमिक माशी एमरजेंसी लग जाएगी तो फिर इनके पास बहाना होगा कि हम इलेक्शन नहीं करा रहे, सूबाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन। ये वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने कल एक ही दिन में सब कुछ हुआ है। और इसके साथ इसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। सबसे पहला जो नुकसान जो मैं समझता हूँ वो हमारी हायर एजुकेशन के हवाले से। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे उनको डॉलर किस रेट पर खरीद के भेजा जाएगा, नंबर 1। और जो ऑलरेडी इस वक्त हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके माँ बाप परेशान हैं कि उनको हम कैसे डॉलर यहाँ से भेजें। और इसके साथ साथ जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तवाज़ुन बिगड़ गया है। इस वक्त जो है इंपोर्ट हमारी डबल है और एक्सपोर्ट जो है 50% है। करंट अकाउंट डेफिसिट अलग लॉस में जा रहा है। इंटरेस्ट रेट जो 20% हो गया है, उसके बाद लोग इस बात पे तवज्जो देंगे कि वो अपने पैसे बैंक में रखें, और उससे 18-19% दें तो बिजनेस तो और ख़त्म हो जाएगा। रियल एस्टेट बैठ चुका है, आबाद ने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर जो हैं वो बंद हो गए, टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है। इस वक्त मार्केट में क्रेडिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाएं तो डेली बेसिस के ऊपर रेट चेंज हो रहे होते हैं। अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बिजनेसमैन प्लान नहीं कर सकता, और जिस मुल्क में बिजनेसमैन प्लान ना कर सके तो वो मुल्क चलेगा कैसे। अनएम्प्लॉयमेंट 80 लाख, इनके 10 महीने में 80 लाख से ज़्यादा लोग जो है अनएम्प्लॉयड हुए हैं। इसी तरह गुर्बत की लकीर के नीचे मजीद 1.5 करोड़ अफराद जा चुके हैं। ये लोग, हमें तो समझ भी नहीं आता कि इतनी बड़ी कैबिनेट 84 लोगों की लेके बैठे हैं, कोई प्लानिंग नहीं। हर किस्म की बेईमानी के बावजूद जो है इनको 50,000 वोट पड़ा है। तो ये इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है केई के हवाले से, और इंशाल्लाह बहुत जल्द कराची की तंजीम जो है केई के हवाले से अपना राय अमल मुरतब करेगी, और फिर हम इंशाल्लाह इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे। केई ने भी रिसेंटली 360 या 365 अरब रुपए की डिमांड दी है फेडरल को कि ये हमें सपोर्ट दी जाए। इसके अलावा उनका टैरिफ के लिए 3 रुपये कुछ पैसों के मजीद उन्होंने बढ़ाने की भी रिक्वेस्ट की है। कई की अगर हम परफॉर्मेंस देखें कराची में तो पैथेटिक रही है। हमने अपने दौर में भी, जिस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हमने बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया, राजा अजहर ने उसको लीड किया, हम सब वहाँ पे उस प्रोटेस्ट में गए। इसी तरह हमने अपने दौर में फिरदौस शमीम नकवी ने सुइसाइड के हवाले से भी बात की। हमारी या हमारे तर्ज़ अमल को कि हमारी गवर्नमेंट होते हुए भी हमने अपने इदारों के खिलाफ बात की, तो अब तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, तो अब तो हम बेइंतहा और ज़्यादा शिद्दत के साथ वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, केई और सुई सदन गैस, क्योंकि ये तीनों ना बिजली है ना गैस है ना आप सीवरेज की लाइन है, पानी की लाइन है,
غرض یہ کہ اس شہر کو انہوں نے موہنجودڑو بنا دیا ہے. اور سونے میں سوگا یہ ہے کہ پچھلے 6-8 مہینے سے ٹارگٹ کلنگ بہت بڑھ گئی ہے. ڈیلی کسی نہ کسی کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری پولیس جو ہے نا پروٹوکول پہ لگی ہوئی ہے. یہ ہم نے یہاں سے یہ کلچر ختم کرنا ہوگا پروٹوکول کا. اور انشاءاللہ جب ہم دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو بہت ساری ریفارم ہوں گی, جس میں پولیس ریفارم بھی ہے کہ پولیس کی جو ذمہ داریاں ہیں, پولیس اپنا آفس کو تو سیکیور نہیں کر پائی تو ہم لوگوں کو کیا سیکیور کرے گی. جو کراچی پولیس کا آفس پہ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں سے اب ویڈیو تک نہیں مل رہی, محلے سے ویڈیو جمع کی جا رہی ہے. اس طرح پروفیسر صاحب کا مرڈر ہوا گلشن اقبال میں, وہاں سیف کوئی ایکسس نہیں تھا. کراچی شہر کے اوپر بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے سیف سٹی کراچی. اس کے لیے ظاہر ہے کہ کیمرے لگنے ہیں. اچھا, اس کے لیے کیمرے لگنے ہیں اور اس کے لیے بجٹ بھی ہر سال کیا جاتا ہے. مگر کرپشن اس انتہا کو پہنچی ہے کہ ہر دفعہ بجٹ جو ہے ان کا لیپس ہو جاتا ہے. تو یہ کراچی کو کیسے سیف بنائیں گے؟ کسی بھی حکومت کی پرفارمنس کے لیے 15 سال بہت ہوتے ہیں. انہیں اب 15واں سال چل رہا ہے اور روز آ کے پیپلز پارٹی کے کوئی نہ کوئی جو ہے منسٹر جو ہے نا, ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ ان کے پاس کس قسم کے ایلیگیشنز ہیں, کس قسم کی کرپشن کے الزامات ہیں, جس کو اور اس کے بعد یہاں پہ بیٹھ کے درس دے رہے ہوتے ہیں ایمانداری کا اور خان کے خلاف بےہودہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس لیول پہ نہیں جائیں گے. ہم تو عوام کا جو مقدمہ ہے وہ آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے رکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں کراچی پی ٹی آئی کس شدت کے ساتھ جو ہے کراچی کا مقدمہ اٹھائے گی. اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ لیاقت آباد 10 نمبر پہ ہم نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا مہنگائی کے خلاف, اور مہنگائی کو کے خلاف جو ہے نا یہ جدوجہد ہوگی, یہ جہاد ہوگا جو آج کل پی ٹی آئی کر رہی ہے. تو اس کے بعد میں سلام تاج کو کہوں گا کہ سینسس کے اوپر جو ہے آپ کچھ بات کریں, کیونکہ سینسس ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے. اور آج بھی مراد علی شاہ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ سلام کا, کیونکہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز کہ جو ہم ایم این ایز نے ریزائن دیے تھے 11 اپریل کو 2000, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اسپیکر نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. 10 کو کرتے ہیں اور اس کے بعد مزید ہم نے کہا کہ 10 کو بھی کر دیں گے تو الیکشن کمیشن جو ہے بیلٹ پیپر پرنٹ کر دے گا, خرچے ہو جائیں گے 30 کروڑ سے زیادہ. اس وقت ڈسمس کر دیں اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو. یہ اور کراچی کے باسیوں سے یہ حق بھی چھین لیا گیا ہے کہ ان کو یہ تک نہیں بتایا آج کہ وہ کتنے ہیں. کراچی کے باسی آج تک یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے خاص طور پہ وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے کچھ وزراء, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت حکومت ان کی ہے, صوبائی حکومت ان کی ہے, پی بی ایس ان کے ماتحت ہے, باقی تمام ادارے ان کے ماتحت ہیں, تو یہ تو اقبال جرم کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کہ ان کے پاس ان کی حکومت ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے, جیسے پچھلی حکومت میں بھی تھا. پچھلے سینسس میں بھی یہی حکومت میں تھے, اس وقت بھی یہی حکومت میں ہے, اور پچھلی بار بھی کنٹروورشل سینسس ہوا, اور اب بھی وزیر اعلیٰ صاحب سینسس کے ہونے کے 2 دن بعد کہہ رہے ہیں کہ اس میں خرابی ہے. تو میرا تو سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ایک سینسس صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا, آپ کو ڈیجیٹل چیزیں بھی فراہم کر دی گئی, بجٹ بھی ہم نے دے دیا, لنک ہر وقت ڈاؤن ہے, اور اب یہ کنفیشن مراد علی شاہ صاحب نے خود سے کر دیا کہ سینسس کروانے کی ان میں سخت نہیں ہے. میں ان کے بیان کو اس طرح سے لوں گا کہ مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سینسس نہیں کروا سکتے بطور وزیر اعلیٰ, جو ان کی ذمہ داری ہے انتظامی وہ اس میں کرانے سے قاصر ہے. میرا پی بی ایس سے مطالبہ ہے, ہماری پوری کراچی چیپٹر کی جانب سے, پارٹی کی جانب سے, کہ اس کی ڈیٹ جو کہ آج آخری ہے تاریخ سیلف انومینیشن کی, کیونکہ ان کا سسٹم ڈاؤن رہا شروع کے 3-4 دن, اور ہم نہیں چاہتے کہ جیسے ماضی میں
टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, टेक्निकल खराबियों की वजह से पूरे निज़ाम को सवालिया निशान बना दिया गया। तो हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी दरख्वास्त ये है, हमारी इल्तिजा ये है कि सेल्फ इन्यूमरेशन की डेट जो आज ख़त्म हो रही है इसको एक्सटेंड किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिमांड करती है कि डेट एक्सटेंड की जाए ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ इन्यूमरेशन में हिस्सा ले सकते हैं वो लें। और इसमें एक और चीज़ अहम है कि आज आखिरी दिन है, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान की आबादी, खास तौर पे कराची की आबादी को मालूम ही नहीं है कि सेंसस शहर में स्टार्ट हो चुका है। ये एक लैकनेस है अवेयरनेस की हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से आगे चल के मसाइल होंगे। तो सेंसस के हवाले से हमारे काफ़ी सारे खदशात हैं। हम पीर के रोज़ हमारा वफ्द PBS के जो सिंध के चीफ हैं, कमिश्नर हैं, उनके पास जाएगा और अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो इनको इन राइटिंग जमा करवाएगा और इनसे दरख्वास्त करेगा कि सही तरीके से पहली बार तारीख में कराची वालों को गिन लें। और ये जो एक मौमा है कि बार बार जब भी सेंसस होता है उस पर सवालिया निशान होता है। जो हमने छोड़ के गए थे वो एक ऐसी चीज़ थी कि उसके ऊपर तमाम मकतबा फ़िक्र का उसके ऊपर एग्रीमेंट है। मैं इसके बाद एक और अहम इशू पे बात करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से जब सैलाब पूरे सिंध में आया तो उन्होंने कराची के ख़ास तौर पे जो डेवलपमेंट फंड्स थे वो रखे और जितने डोनर एजेंसीज हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, ADB हो या जायका हो या और दीगर इदारे हों, उन सब के फंडिंग जो है डाइवर्ट कर दी गई। फिर हमने सुना कि जी 10 अरब डॉलर बिलावल साहब ने इकट्ठे कर लिए हैं। तो जब आप जिना रोड तक जितने भी आसपास के इलाके हैं वो तमाम इलाके मुतासर हैं। डेली यहाँ पर ट्रैफिक जैम है, फिर PSL गरम भरम हो जाता है ट्रैफिक का निज़ाम। इस वक्त BRT रेड लाइन का मंसूबा भी ठप हुआ पड़ा है। हमारी मालूमात के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर ने काम करने से इनकार कर दिया है, उसको पैसे नहीं दिए जा रहे और जो महंगाई की वजह से जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है उसकी वजह से अहम मंसूबा है, इसको जो है वो रुकावट ना आए और शहरी जो है इससे परेशान ना हो। शुक्रिया। एक सवाल है, आफ्ताब भाई आपने कहा कि हुकूमत ने माशी मुश्किलात बढ़ा दी है। जो स्टेट बैंक का मामला हुआ, मुआहदा हुआ, वो इमरान खान के दौर में हुआ, PTI के दौर में, जो आज स्टेट बैंक हुकूमत पाकिस्तान को जवाब दे नहीं बल्कि IMF को जवाब दे। इसी तरह अरसलान ताज साहब आपने कहा कि बिलावल भुट्टो वो भी कई करोड़ रुपए जमा हुए थे जिसका आज तक कोई शफाफ ऑडिट सामने नहीं आया। अच्छा जी, पहले तो मैं आखिरी सवाल का जवाब दे दूँ। लेट स्क्रीन कराची के हवाले से अली जैदी और हम सारे लोगों ने कहा, PTI के जो यहाँ बैठे हैं सभी उसमें इंगेज थे। 9 करोड़ 80 लाख रुपए उसमें फंड रेस हुआ था, वो भी प्राइवेट सेक्टर से, कोई गवर्नमेंट सेक्टर से कोई फंड नहीं था, प्राइवेट लोगों से लिया था। और आपको तो अंदाज़ा ही हो जाना चाहिए कि 9 करोड़ 80 लाख में जो काम कर सकते थे वो बहुत अच्छी तरह किया गया और बेहतरीन तरीके से काम हुआ। अनफॉर्चुनेटली कि उसमें मजीद काम नहीं कर सके बहुत सारी रीज़न की वजह से। नाले साफ करने की जिम्मेदारी PTI की नहीं थी, नाले साफ करने की जिम्मेदारी MNA MPS की नहीं थी, ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की थी जो हमेशा से वो नाकाम रही। आप पिछले दौर में हमने 35 अरब रुपये PTI ने गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और रंगी टाउन नाला की सफाई सुथराई, रोड बनाई और रिहेबिलिटेट किया लोगों को। हर जो जिसको वहाँ से रिहेबिलिटेट किया उसको वो किराए के पैसे दिए गए, ये आपको इसमें मालूम होगा। जहाँ तक बात कर रहे हैं कि PTI ने जो पैसे जमा किए वो हमने वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ KP के अकाउंट में हैं। हमने PTI के नाम से कोई पैसा नहीं आया। 12, 14 अरब जो भी है तानिया निशा ने बड़ा जैसे कि उन्होंने एहसास प्रोग्राम में काम किया था, इसी तरह इस पे काम कर रही हैं और वो रिजल्ट आपके सामने जी बहुत जल्द इलेक्ट्रिक के खिलाफ होगा। अभी हमारी मीटिंग है उसमें हम फैसला करेंगे। एक चीज़ और मैं जो सलाम बात कर रहे थे सेंसस के हवाले से, मेरा एक ही मुतालबा है कराची तंजीम का कि जब सेंसस हो जाए तो वो सेंसस है और जो हर आदमी को एक्सेसिबल हो ताकि आप देख सकें कि आपका मर्दमशुमारी में नाम आया है या नहीं आया है।
ہوتا ہی ہے، اس کو چھپا لیا جاتا ہے اور پھر اور اس کے بعد نمبر کی گنتی کے حوالے سے سب ہم ساری پارٹیاں کراچی کی جتنی بھی پارٹیز ہیں میں ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. پالیسی لگتی ہے مطلب کہ میں فارم اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، الیکشن پہ چلے گئے، یہاں پر آپ لوگوں نے استعفے دیے، آپ کہہ رہے نہیں دیے، واپس لے لو، الیکشن نہیں. پارٹی کی حکومت ہے جہاں اصلی اپوزیشن کرنی چاہیے، وہاں پی ٹی آئی بڑی ڈیفینڈنگ پوزیشن پر ہے، اور بقیہ جو دو صوبے ہیں وہاں کی پالیسی الگ ہے، شاید یہاں کی پالیسی الگ ہے. ایسا دیکھیں یہ تو نیچرل سی بات ہے، جن دو صوبوں میں ہماری حکومت تھی ان کی پرفارمنس ظاہر ڈفرینٹ ہوگی. پہلی دفعہ کی میں سیکنڈ ٹرم ہم جیتے اور مگر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں